Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सीधी तरीके से करोगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सीधी सीधी बातें सीधी सीधी तरीके से, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा बैंक में अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा अकाउंट। तो हमारे बैंक में कौन से अकाउंट होते हैं? नंबर 1, हम आम लोगों के बैंक में अकाउंट जो होते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो सेविंग अकाउंट में बैंक आपसे चार्जेस चार्ज नहीं के बराबर करती है, आपको हायर रेट से इंटरेस्ट अलाउ करती है। ठीक है? और फैसिलिटी भी देती है, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं है। खाली वो नेशन की, देश की, राष्ट्र की सेविंग को प्रमोट करने के लिए सेविंग अकाउंट है। उसमें आप बहुत ज्यादा बार ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। उसमें लिमिटेशन है कि साल में इतने से ज्यादा का अगर आपने डील करी है तो कहीं ना कहीं कुछ आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो बेटा, बिजनेस करो, तो आपका जो बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है, अपन हमेशा मान के चलेंगे बिजनेसमैन का जो अकाउंट है बैंक में, वो बैंक करंट अकाउंट होता है। ठीक है? अब इस टॉपिक में अपन बैंक करंट अकाउंट मान के चलेंगे, और करंट अकाउंट में बैंक सारी फैसिलिटी अपने कस्टमर को, हम बैंक के कस्टमर ही तो हुए और बैंक हमसे कमाएंगे, आपको सारी फैसिलिटी दे रही है, उन सारी फैसिलिटी के बदले में आपसे चार्जेस चार्ज करती है। जो चाहिए वो लो, जितने चेक की चेकबुक चाहिए आपको इशू हो जाएगी, जितने चेक आप इशू करना चाहते हो करो, जितने कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करना चाहते हो करो, जो अदर फैसिलिटी चाहते हो तो अदर फैसिलिटी भी मिलेगी। आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहते हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। बस हर फैसिलिटी के अगेंस्ट में बैंक आपसे चार्जेस चार्ज करेगी। करंट अकाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट आपका बैलेंस के रूप में होना चाहिए। कुछ बैंक में 5000 है, कुछ बैंक में 10000 है, जबकि सेविंग अकाउंट तो आजकल अपन ने देखा जीरो बैलेंस से भी ओपन हो जाता है। बराबर है? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब अपन अपने माइंड पे आते हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत या पूरे बिजनेस में जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेसमैन का जो बैंक में अकाउंट है वो करंट अकाउंट ही है। क्लियर? अब हम जब बैंक से डील करते हैं तो हमारे यहाँ पे हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और हमारी बुक, केस बुक, सब्सिडरी बुक्स में हमेशा अपन बात करेंगे केस बुक में भी यहाँ पे बैंक कॉलम, केस कॉलम से हमको इस टॉपिक में कोई मतलब नहीं है। केस बुक का बैंक कॉलम मतलब हम बैंक का पूरा ट्रांजैक्शन, पूरे डेटा हमारे पास मेंटेन करते हैं, बैंक से हमने क्या क्या डील करी, बैंक में कितना प्लस कितना माइनस हो रहा। ठीक है? हमारी बुक कौन सी बुक? केस बुक। केस बुक में हमेशा अपन बात करेंगे क्या की, बैंक कॉलम की। और जब हम लास्ट में उसकी बैलेंसिंग करते हैं, केस बुक बैंक कॉलम मतलब एक तरह से बैंक अकाउंट ही है। और बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये अपन ने सब्सिडी बुक्स में देखा है, सबको आता ही होगा। केस बुक में केस कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। केस बुक में जो बैंक कॉलम है मतलब एक तरह से बैंक अकाउंट ही है। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। यहां तक बात क्लियर? जब हम बैंक से फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी बुक में हम बैंक का अकाउंट मेंटेन करते हैं। हमारी बुक केस बुक में बैंक कॉलम मतलब बैंक अकाउंट। क्या बैंक भी हमारा हिसाब रखती होगी? तो डेफिनेटली बैंक भी सारे कस्टमर्स का हिसाब रखती है, तो बैंक की बुक में कस्टमर का अकाउंट होगा। बैंक की बुक में किसका अकाउंट होगा? कस्टमर का अकाउंट। और जब दोनों अकाउंट को टैली करेंगे तो दोनों अकाउंट मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं हमने पैसे डिपॉजिट करे तो बैंक कहना चाहिए कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे हैं। बराबर है? तो हमारी बुक में बैंक का हिसाब मतलब बैंक कॉलम, और बैंक की बुक में कस्टमर का हिसाब की कॉपी हमको मिलेगी क्या? तो हाँ, कुछ बैंक आपको एक बुक इशू कर देती है जिसको अपन बोलते हैं पासबुक। पासबुक मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो रहा है आप हाथों हाथ उसके अंतर्गत एंट्री पास करा रहे हैं। ठीक है? और यदि कोई बैंक पासबुक इशू नहीं करती तो आप जब चाहो अपने अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक से कॉल कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, बैंक आपको इशू करेगी। वह 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, लास्ट ईयर का
जब का भी डिटेल आपके अकाउंट की आप बैंक से मांगोगे, बैंक आपको वो प्रोवाइड करेगी। बैंक आपके अकाउंट की आपको कॉपी प्रोवाइड करेगी, जिसको हम बोलेंगे पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इन दोनों बुक में, और ऐसे नॉर्मली अपन बात करें तो कभी भी दो पार्टी अगर आपस में डील करती है तो दोनों के स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने राम को अमाउंट पेड करा तो राम बोलेगा अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो मैं बोल रहा हूं पेड, वो बोल रहा है रिसीव्ड। क्लियर? तो जो मेरी बुक में राम का अकाउंट डेबिट होगा तो राम की बुक में मेरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम दोनों की बुक जो है वो अपोजिट साइड नजर आएगी, जो मेरे यहाँ डेबिट में दिख रहा है वो उसके क्रेडिट में दिखेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी जब हम बैंक के साथ डील करते हैं, तो जब भी हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमारे अकाउंट में प्लस होता है, हमारी केस बुक में एंट्री करते हैं अपन बैंक अकाउंट ईयर टू केस। तो बैंक में जब भी हमारे अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में पैसे प्लस हो रहा है तो डेबिट। और जो चीज हमारे यहाँ डेबिट होगी वो पासबुक में आपको क्रेडिट में नजर आएगी। पासबुक में आपको वो चीज कहां पे नजर आएगी बेटा, क्रेडिट में। ये दोनों बुक एक दूसरे के अपोजिट चलेगी, जो इधर डेबिट में नजर आ रहा है वो उधर क्रेडिट में नजर आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। केस बुक डेबिट साइड मतलब प्लस। इस टॉपिक में मैं आपसे केवल प्लस और माइनस की बात करूंगा। इस टॉपिक को इसी तरीके से करना जैसा मैं समझा रहा हूं। केस बुक डेबिट साइड मतलब प्लस और पासबुक की क्रेडिट साइड मतलब प्लस। जब भी हम बोलते हैं हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा तो केस बुक में डेबिट, तो वही चीज पासबुक में क्रेडिट नजर आएगी। तो केस बुक का डेबिट प्लस है और पासबुक का क्रेडिट प्लस। जो चीज आपकी बुक में केस बुक में क्रेडिट में नजर आ रही है वो पासबुक में डेबिट में नजर आएगी। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारी बुक में हम एंट्री करते हैं अमाउंट पेड करा बैंक के थ्रू, तो बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड एंट्री पास करते हैं। तो क्रेडिट साइड अगर बैंक कॉलम में कोई एंट्री हो रही है, केस बुक में कोई एंट्री हो रही है, मतलब आपके अकाउंट में से अमाउंट माइनस हुआ, तो वही चीज आपको पासबुक में डेबिट में नजर आएगी। तो जो चीज केस में डेबिट पासबुक में क्रेडिट है, और जो चीज केस बुक में क्रेडिट है पासबुक में डेबिट है। केस बुक की डेबिट साइड और पासबुक की क्रेडिट साइड मतलब प्लस, और केस बुक की क्रेडिट साइड और पासबुक की डेबिट साइड मतलब माइनस। आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हुए, पैसे कम हुए, माइनस पेमेंट हुआ, बराबर है। जब हम हमारी बुक में बैंक का हिसाब रखते हैं और बैंक की बुक में हमारा हिसाब रख रही है, तो जो केस बुक का डेबिट बैलेंस आएगा, हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट है, फिर तो केस बुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। केस बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। आप चाहो तो इन चीजों को नोट कर सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केस बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल, और केस बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। तो केस बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट और पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। तो केस बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल, केस बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। जब हमने हमारी केस बुक और हमारी पासबुक दोनों सामने रखी, अब दोनों को सामने रखने के बाद जब हमने बैलेंस देखा तो केस बुक का डेबिट बैलेंस 10,000 है। केस बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, मैं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट है। पासबुक में भी देखा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 10,000, मतलब मैं समझ गया जो चीज मेरे यहाँ डेबिट है वो पासबुक में क्रेडिट दिखेगी। तो मैं कह रहा हूं 10,000 डिपॉजिट है, बैंक भी कह रही है आपके अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट है, बहुत बढ़िया बात, मतलब सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम फ्रीक्वेंटली बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन बिजनेसमैन की दोनों बुक में बहुत कम नजर आती है। रेयर केस में ऐसी सिचुएशन नजर आएगी कि दोनों के बुक के बैलेंस सेम मैच हो, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट है, डेबिट बैलेंस है 10,000, जबकि बैंक कह रही है कि यार नहीं आपके अकाउंट में 12,000 डिपॉजिट है, मेरी पासबुक में 12,000 क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं 10,000 जमा, बैंक कह रही नहीं 12,000 जमा, मजा आ गया, पार्टी, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि मैं कह रहा हूं 10,000 डिपॉजिट से, जबकि बैंक कह रही नहीं आपके अकाउंट में तो 8,000 ही है। तो अब झटका लगा, सब पार्टी कैंसिल, बराबर है। तो मोस्टली जब हम फ्रीक्वेंटली बैंक के साथ में डील करते हैं तो हम हमारी बुक जो फिगर बताएगी बैलेंस, डेबिट बैलेंस, वही पासबुक क्रेडिट बैलेंस बताए। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, होना चाहिए ऐसा, पर होता नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं 10, बैंक कह रही है कि 12, हम कह रहे हैं 10, बैंक कह रही है कि नहीं 8। कहीं ना कहीं दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। अब आता है तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, सबसे मेजर रीजन हमारे सामने ही आता है। तो अब ये डिफरेंस आने का मेन रीजन जो है क्या हो सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट, या तो कोई ट्रांजैक्शन आपकी केस बुक में रिकॉर्ड हो गया है, या तो कोई ट्रांजैक्शन आपकी केस बुक में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एक ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड हो गया है, दूसरी बुक में भी रिकॉर्ड होना बाकी है। तो जब तक वो ट्रांजैक्शन उस बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, जब तक दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा। पहला रीजन समझ में आया? कोई ट्रांजैक्शन केस बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंट्री होना भी बाकी है। तो जब तक वो एंट्री उधर भी नहीं होगी, जब तक बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि केस बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब एक बुक में रिकॉर्ड हुआ दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जब तक दोनों बुक में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, जब तक बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक है। सेकंड रीजन, हमारी केस बुक में हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी है, लेकिन वो सेम गलती पासबुक में नहीं होगी, तो दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है कि हमारे अकाउंटेंट ने कोई फिगर गलत लिख दिया हो, टोटलिंग गलत कर दी हो, बैलेंसिंग गलत कर दी हो, मतलब कहीं ना कहीं केस बुक में एरर है और वो सेम एरर पासबुक में नहीं है, तो दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी केस बुक में कोई एरर नहीं हो, हमारी केस बुक में कोई एरर नहीं हो, बैंक के कैशियर ने, बैंक के क्लर्क ने हमारे अकाउंटेंट में कोई एरर कर दी है, किसी अदर पार्टी का पेमेंट हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, किसी अदर पार्टी का पेमेंट हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग गलत कर दी, फिगर गलत पुट अप कर दिया, तो कहीं ना कहीं गलती पासबुक में है, केस बुक में नहीं है। तो इस कारण से डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आने के मेजर दो रीजन है। नंबर 1, कोई ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड हुआ है, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नंबर 2, एक बुक में एरर है और दूसरी बुक में एरर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली दोनों की बुक के फिगर में बैलेंस में डिफरेंस आएगा आएगा आएगा। ठीक है। तो अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और टैली करते हैं कि भैया ये डिफरेंस के रीजन क्या है। ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा अकाउंट होल्डर बनाएगा, हम बनाएंगे, बैंक कभी भी नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो वाज दे। ठीक है ना। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, कब बनाए? तो ऑन ए स्पेसिफिक डे, एक निश्चित दिन, जिस फ्लो में आपके ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होते हैं उस हिसाब से आपको टाइम टू टाइम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते रहना चाहिए। वीकली, विद इन 15 डेज, मंथली, क्वार्टरली, जिस फ्लो में आपके बैंक के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उस फ्लो के हिसाब से आपको टाइम टू टाइम बनाना चाहिए ऑन ए स्पेसिफिक डे। आप बोलोगे आज बना दो तो आज बन जाएगा, आप बोलोगे संडे बना दो तो संडे बन जाएगा, आप बोलोगे 15 डेज में बना दो तो 15 डेज में बना देंगे। आप जिस दिन बोलोगे उस दिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बनाना कंपलसरी नहीं है, कस्टमर बनाएगा। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो वो आ जाए। एक निश्चित दिन बनाया जाता है। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो आपको कोई, यदि आपकी बुक में या पासबुक में कोई एरर है तो वो आपके नॉलेज में आ जाएगी। यदि कोई ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हो गया उधर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वो नॉलेज में आ जाएगा। यदि किसी पार्टी ने आपके साथ कोई फ्रॉड करा है, कोई चीटिंग करी है तो वो नॉलेज में आ जाएगी। अब उसके अगेंस्ट में आपको करना क्या है, एक बात की बात है, हम खाली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक रफ पेज पे बनाते हैं
कि भैया इन रीजन से ये डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है? चल ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया नोट पढ़ते हैं अपन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था, हमेशा कैश बुक का बैंक कॉलम, इस टॉपिक में अपन कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब रखेंगे, कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, पासबुक और कैश बुक का बैंक कॉलम, तो हम बीआरएस बनाते हैं। नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द कस्टमर एंड नॉट बाय द बैंकर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है, बैंक नहीं बनाएगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए सर्टेन डेट, एक निश्चित दिन बनाया जाता है। बराबर है? इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द एक्चुअल कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड कैश बुक। तो ये दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटेक्ट एंड चेक फ्रॉड, करप्शन और एरर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि कहीं कोई एरर है, कहीं कोई फ्रॉड हुआ है, कहीं कोई करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। होगा तो वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, उसके अगेंस्ट आपको क्या एक्शन लेना है वो बात की बात है, अभी हम इससे कोई मतलब नहीं। बराबर है? The preparation of bank reconciliation statement is a legally not necessary। मैंने बताया था ये बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो वाज दे। ठीक है? But due to the following points of view, it is necessary to prepare it from time to time। लेकिन इन रीजन से हमको टाइम टू टाइम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते रहना चाहिए। बराबर है? अब बात करते हैं अपन के डिफरेंस के रीजन और कौन कौन से। अभी तो हमने बताया मेजर 2 ही रीजन होते हैं, या तो एरर है या कोई ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड हुआ दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये मेजर 2 रीजन है। अब इसको मैं बाइफरकेट करते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो आपके सामने कैश बुक और पासबुक आ रही है, खाली ये बताना कि इस रीजन से कहां प्लस और कहां माइनस, वो गलती से हुआ, वो सही में हो गया, वो मजाक में हो गया, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंतर्गत बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, हम एक वेब पेज पे खाली प्लस माइनस करके टैली कर रहे हैं। उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना भी लेंगे तो भी एरर थी, एरर है और एरर रहेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना भी लेंगे तो भी एरर थी, एरर है और एरर रहेगी। हमने एरर को रेक्टिफाई नहीं करा है, केवल एक रफ पेज पे प्लस माइनस करा है। बराबर है ना? अब कहां प्लस और कहां माइनस करें इतना बताना। 2 बुक आपके सामने है, कैश बुक या पासबुक, जो भी रीजन है, कहां प्लस कहां माइनस, वो रीजन क्यों है, सही में है, मजाक में है, गलती से, इससे मेरे को। नंबर 1, चेक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कुछ पार्टी से हमें चेक रिसीव हुए थे, वो चेक हमने बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करे बिहार इमीडिएटली, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो मैंने जैसे ही पार्टी से चेक रिसीव हुआ, बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा, मैंने मेरी बुक में एंट्री कर ली बैंक अकाउंट दिया टू कस्टमर, बैंक अकाउंट दिया टू डेटर्स। मतलब मैंने मान लिया कि पैसे आ गए, एंट्री हो गई, इसमें मैंने कोई गलत नहीं करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी जगह करेक्ट हूं। और बैंक में वो चेक क्लियरिंग के लिए गया है और क्लियरिंग की प्रोसेस में 1 दिन 2 दिन इवन 1 महीना भी लग सकता है। जब तक वो चेक मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं होगा, जब तक बैंक वाले मेरे अकाउंट में उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो जब तक वो चेक क्लियर नहीं होता तो अब सिचुएशन क्या है, केस बुक में तो एंट्री हो गई है जिसमें हम गलत नहीं है, हमने करेक्ट करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चेक अभी प्रोसेस में है, क्लियरिंग की प्रोसेस में है और वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक में वो एंट्री नजर नहीं आ रही है, वो फिगर नजर नहीं आ रहा है, मतलब पासबुक माइनस में चल रही है। केस बुक प्लस पासबुक माइनस।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने पार्टी को पेमेंट में चेक इशू कर दिए हैं, पार्टी को पेमेंट में चेक इशू कर दिए हैं, लेकिन वो पार्टी वो चेक लेके अभी तक हमारे बैंक में नहीं पहुंची है, हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं करा है। ठीक है ना, हमने किसी भी पार्टी को चेक इशू करा है तो उस चेक की वैलिडिटी रहती है 90 डेज। विद इन 90 डेज वो पार्टी कभी भी हमारे बैंक में चेक प्रेजेंट कर सकती है, पेमेंट विड्रॉ कर सकती है। लेकिन जब तक वो पार्टी हमारे बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करेगी तो हमारी बैंक वालों ने तो अभी पेमेंट कराई नहीं है। जबकि मैंने पेमेंट कर दिया, रेंट पेड बाय चेक, तो मैंने एंट्री कर ली रेंट अकाउंट ईयर टू बैंक, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा मैंने माइनस कर दिया, मेरे यहाँ पे एंट्री हो गई और मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं अपनी जगह करेक्ट हूँ, तो मैंने तो एंट्री कर दी, मेरे अकाउंट से पैसा गया। जबकि वो चेक जब तक प्रेजेंट नहीं होता है, मेरी बैंक से पेमेंट नहीं होता है, जब तक वो फिगर मेरे अकाउंट में अभी भी नजर आ रहा है बैंक में, पासबुक में। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, केस बुक माइनस पासबुक प्लस। क्लियर हो गया? मैं बहुत धीरे धीरे और आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार अगर बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये चैप्टर आपको बड़ा आसान लगेगा। नहीं तो ये चैप्टर अच्छे को हैरान परेशान करता है, स्टूडेंट को ही नहीं, इवन टीचर्स को भी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अभी ये दोनों पॉइंट ऐसे आए हैं आपके सामने जिनमें पहला इफेक्ट केस बुक पे पड़ा है। जैसे हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ, हमने हमारी बुक में एंट्री कर ली, लेकिन जब तक बैंक की बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, जब तक पासबुक हमारी अपोजिट पोजीशन में नजर आ रही है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, केस बुक प्लस, तो पासबुक माइनस, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो केस बुक माइनस, पासबुक प्लस। अब आगे से मोस्टली पॉइंट हमारे सामने वो आने वाले हैं जिनका पहला इफेक्ट इधर नजर आएगा आपको। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस चार्ज करे, तो जैसे ही बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज करती है, हमारे अकाउंट में एंट्री कर देती है पैसे माइनस। बैंक वाले वो अमाउंट हमारे घर लेने नगर के आएंगे, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट वो क्या करते हैं, माइनस। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, बैंक ने चार्जेस चार्ज करे हैं, तो पासबुक में एंट्री हो गई। भगवान की कसम, मेरे को तो मालूम ही नहीं आज तक, मेरे को मालूम ही नहीं, इसका मतलब मेरी केस बुक में आज तक उसकी एंट्री नहीं हुई है, मैंने वो पेमेंट की एंट्री पास नहीं करी है, तो मेरी केस बुक अभी उस अमाउंट से, उस फिगर से प्लस में चल रही होगी। बराबर है। इसका अपोजिट पॉइंट, बैंक ने मेरे डिपॉजिट्स पे मेरे को इंटरेस्ट अलाउ करा, जिसकी एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ करा, तो मेरी पासबुक में मेरे अकाउंट में पैसे प्लस हो गए, जबकि मेरे को तो मालूम ही नहीं, मेरी केस बुक में मैंने आज तक एंट्री नहीं करी है, मतलब केस बुक उस अमाउंट से, उस फिगर से भी माइनस में चल रही होगी। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट एंटर्ड इन केस बुक। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। आजकल तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो गई, ऑनलाइन ट्रांसफर। बराबर। तो मेरे अकाउंट में मेरे किसी कस्टमर ने, किसी पार्टी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई, पैसे आ गए, जबकि मेरे को तो नॉलेज में नहीं है, आज तक मेरी केस बुक में मैंने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी है, तो सेम फिगर से मेरी केस बुक माइनस में चल रही होगी। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक। बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे कई पेमेंट कर देती है, अगर हमने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि भैया मेरा हर महीने का इलेक्ट्रिक का बिल, मेरी LIC की प्रीमियम, मेरी लोन की इंस्टॉलमेंट आप हर महीने पेड कर दिया करो, तो बैंक ने मेरे कोई पेमेंट मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेड कर दिए हैं, मतलब पासबुक माइनस, जबकि मेरे को तो नॉलेज में ही नहीं है कि इस बार इलेक्ट्रिक का बिल कितना था, इस बार लोन की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था। इसका मतलब मेरी केस बुक में आज तक एंट्री पास नहीं हुई है उस पेमेंट की, तो मेरी केस बुक आज भी प्लस में चल रही है। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, एनी कलेक्शन बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा अमाउंट कहीं से कलेक्ट कर लिया,
मैंने किसी कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिवेंचर परचेस कर रखे हैं, वहां से मेरे को हर महीने इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो पासबुक प्लस। जबकि आज तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो अमाउंट आ चुका है और वो एक्चुअल में अमाउंट क्या है, इसका मतलब अभी तक केस बुक में एंट्री नहीं हुई है, मतलब केस बुक माइनस। मेरी LIC की पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया अमाउंट, मैंने LIC को मेरे अकाउंट की डिटेल दे रखी है। तो ऐसे कई अमाउंट होते हैं जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट कहीं से कलेक्ट कर लिए, तो पासबुक प्लस केस बुक माइनस। क्लियर? अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो यही पॉइंट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो आपसे अलग अलग एंगल से पूछेगा। कुल मिला के खेल बस यही चलेगा। आगे बात समझ में? चल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने बात करी कहां प्लस कहां माइनस, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब यही पॉइंट मेरे को किसी एक एंगल से बताओ, यही सारे पॉइंट मुझे किसी एक एंगल से बताना। मेरे को आप बताना पासबुक क्या, खाली पासबुक क्या, इसके आगे पीछे दिमाग मत लगाना, डेढ़ अक्कल मत लगाना, नहीं तो ये चैप्टर आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, हैरान परेशान करेगा। ठीक है ना? डेढ़ अक्कल नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। अब ऐसा मत बोलना कि सर जो होगा वही तो लगाएंगे, ठीक है ना? पासबुक में क्या प्लस या माइनस, इसके आगे पीछे नो एक्सक्यूज। वो क्यों है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, अभी वो सही में है, वो मजाक में हुआ कि वो गलती से हुआ, बस वो जो भी हुआ उससे पासबुक क्या, दैट्स ऑल। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, पासबुक क्या, माइनस। ठीक है ना? चलो सेकंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने पार्टी को पेमेंट में चेक इशू कर दिए हैं, जबकि वो पार्टी अभी तक वो चेक लेके हमारे बैंक में नहीं पहुंची है, वो चेक हमारे बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं, मतलब वो अमाउंट आज भी हमारे बैंक में रखा हुआ है, पासबुक प्लस। ठीक है? अब फटाफट बोलेंगे अपन, इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक, बैंक ने इंटरेस्ट और चार्जेस के चार्ज करे, पासबुक क्या, माइनस। बैंक ने हमारे डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट अलाउ करा, बैंक ने हमारे डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट दिया, पासबुक क्या, प्लस। बराबर? बैंक ने किसी कस्टमर से डायरेक्ट अमाउंट कलेक्ट कर लिया या किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जाके हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, पासबुक क्या, प्लस। बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे कोई पेमेंट कर दिए, LIC की प्रीमियम, इलेक्ट्रिक का बिल, जो भी है एनी पेमेंट, तो एनी पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ नॉट एंटर्ड इन केस बुक, पासबुक क्या, माइनस। एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, तो पासबुक क्या, प्लस। आगे बात समझे? तो पासबुक क्या, तो प्लस माइनस, बस इसके अलावा। चल अब यही सारे पॉइंट आप मेरे को केस बुक के अकॉर्डिंग बताना। केस बुक क्या, बस इतना बोलना, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमारी बुक में तो एंट्री हो गई, केस बुक प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो चेक पेमेंट में दे दिए, खत्म बात, हमारी बुक में तो एंट्री हो गई, केस बुक माइनस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, हमको पता ही नहीं, हमारी बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो हमारी बुक में तो अभी भी वो पैसा प्लस में है। बैंक ने चार्जेस चार्ज करे, इंटरेस्ट चार्ज करा, तो वहां माइनस हुआ, हमको नहीं पता, तो हमारी केस बुक प्लस में। बैंक ने हमारे डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट अलाउ करा है, तो वहां प्लस हुआ है, हमको तो नहीं पता, हमारे यहाँ पे तो अभी तक एंट्री नहीं हुई, मतलब वो फिगर हमारे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, हमारी बुक में भी एंट्री नहीं हुई, केस बुक क्या, माइनस। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो केस बुक क्या, तो माइनस, वहां प्लस हुआ है, इसका मतलब यहां भी वो फिगर माइनस में दिखेगा आपको, उतना बैलेंस कम नजर आएगा। बराबर है? बैंक
ने मेरे पेमेंट मेरे बिहाफ पे कहीं कर दी है, तो उनने कर दिया भैया मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं है, मेरे केस बुक में अभी तक एंट्री नहीं है, मेरे अकाउंट में तो अभी भी मेरी ही बुक तो ये बता रहा है कि पैसे है, ठीक है। तो केस बुक प्लस बैंक ने मेरी इनकम कहीं से कलेक्ट कर ली, मेरा कहीं से अमाउंट कलेक्ट कर लिया, एनी कलेक्शन बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक, तो उनने कलेक्ट कर लिया ना, मेरे को नहीं मालूम भैया, तो मेरी केस बुक तो अभी माइनस में। बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण दोनों की बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। ये कि ये फिगर, ये कि ये पॉइंट आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में बार बार मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने दोनों एंगल से भी देखा और फिर 1 बाय 1 भी अपन ने देखा है कि कहां प्लस कहां माइनस। अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई आपको। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को अपन सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।